चलो आज हो गया हमारा 15 जनवरी ना। तो आज का करंट अफेयर देखो, ब्रिक्स 2026। ये ब्रिक्स के बारे में हम मल्टीपल टाइम 2025 में भी पढ़े हैं, 2025 के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन भी आया है। तो अभी ब्रिक्स 2026 की मीटिंग को होस्ट इंडिया करेगा, ठीक। तो इंडिया इसको करेगा। इसका थीम क्या है? इस बार का थीम से क्वेश्चन पूछता है, थीम का लाइन बाय लाइन रट लेना। इस बार के प्रीलिम्स में वो थीम से ही खेल कर दिया है यूपीएससी में। तो एक वर्ड से बस वो ट्रैप किया है प्रीलिम्स में इस बार के क्वेश्चन में। तो थीम ध्यान से रखना याद, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इस बार का थीम है, इंडिया में होस्ट हो रहा है। और ये थीम का फोकस क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो और ग्लोबल कॉपरेशन बना रहे पूरे दुनिया के बीच। ब्रिक्स में देखो कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो ब्रिक्स में 11 हो गए हैं। पहले तो सिर्फ 4 था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और अब एक्सपैंड होते होते ये 11 मेंबर हो गए हैं। कौन कौन? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया इसका लेटेस्ट मेंबर बना है 2025 में। इससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है कि लेटेस्ट मेंबर कौन है, इंडोनेशिया बना है, ठीक। चलो अब आगे देखो, इस बार का जो ब्रिक्स समिट हो रहा है ना, उसमें लोगो बनाया गया है। तो लोगो ना लोटस का फ्लावर ऐसे करके बनाया गया है, ऐसे करके, और उसमें 5 पेटल्स हैं और जो आखिरी का पेटल्स है ना वो नमस्ते किया हुआ पेटल्स है, ऐसे नमस्ते किया हुआ, तुमने देखा होगा। तो लोटस है इस बार का लोगो। लोटस इंडिया का नेशनल फ्लावर है, इसलिए लोटस को लिया गया है। और लोटस का जो आखिरी पेटल है, पंखुड़ी को हम पेटल ही बोलते हैं ना, फूल के पंखुड़ी को, तो जो आखिरी पेटल है लोटस का वो नमस्ते हैंड किया हुआ है, तुम देखना फोटो, जो कि रेस्पेक्ट को शो कर रहा है। और लोटस में 5 पेटल्स दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 है, ये 5, ऐसे 5 पेटल्स दिखाए गए हैं। ये 5 पेटल्स 5 फाउंडिंग मेंबर को दिखाते हैं। कौन कौन? बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये जो 5 पेटल्स हैं लोटस के, ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक हिस्टोरिकल फैक्ट देखो, हालांकि ये सब रिपीटेड है, पहले मल्टीपल टाइम किए हुए हैं, 1-2 बार नहीं, एटलीस्ट 4 से 5 बार किए हुए हैं सिर्फ 2025 में। 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिम ओनील, जिसने ब्रिक एक वर्ड क्वाइन किया था, BRIC। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, 4 देश बस। 2006 में पहली बार मीटिंग होती है रसिया में ब्रिक की, इसकी बस 4 देशों की मीटिंग होती है। फिर धीरे धीरे साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तब ये बन गया BRICS, ठीक। और फिर इवोल्यूशन होते होते अब तो ये 11 मेंबर हो गए हैं। ऊपर लिखा है, यहाँ बताए हैं तुमको कौन कौन 11 मेंबर है, ठीक। अब चलो, अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये जो 11 कंट्री है ना, ये 11 कंट्री मिलके पूरा दुनिया का 45% वर्ल्ड का पॉपुलेशन बनाते हैं। तो जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है, उस ग्रुपिंग में जो 11 कंट्रीज हैं, अगर इस 11 कंट्रीज का टोटल हम पॉपुलेशन निकालें तो ये पूरे दुनिया का 45% पॉपुलेशन है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे दुनिया का 37.3% GDP इन्हीं 11 कंट्रीज से आ रहा है, पूरे दुनिया का। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। अब कुछ ब्रिक्स के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स देख लो। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक चलाता है ब्रिक्स, ताकि फिनेंशियल कॉपरेशन किया जा सके, मेंबर कंट्रीज के बीच फिनेंशियल कॉपरेशन किया जा सके। कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट मतलब कंटीजेंट, इमरजेंसी के टाइम पे किसी को कुछ जरूरत है एड की, तो वो फिनेंशियल एड दी जाएगी। कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट चलाया जाता है मेंबर कंट्रीज के लिए। ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल भी चलाया जाता है अमॉन्ग मेंबर्स। STI फ्रेमवर्क भी ब्रिक्स चलाती है। और ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज भी ब्रिक्स का एक इनिशिएटिव है। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जो ब्रिक्स के कंट्रीज मिलकर चलाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। अब आगे देखो, अब ब्रिक्स का, रुकना है 1 सेकेंड। अब ब्रिक्स का रोल देखो, मतलब इंडिया का क्या रोल होगा ब्रिक्स में, वो देखो। 2026 की मीटिंग इंडिया में होनी है, तो इंडिया की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो देखो। तो 2026 का एजेंडा जो सेट करना है वो इंडिया कर सकता है। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट कर सकता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया प्रमोट कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है इंडिया डेवलपिंग नेशंस के इंटरेस्ट को, जैसे कि अफ्रीका हो गए, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, इनके इंटरेस्ट को इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता है। इंडिया साथ में 2026 में जो ब्रिक्स की मीटिंग है, इसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन पता है ना क्या है? ये पूरी दुनिया है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक ग्लोबल नॉर्थ और एक ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ वालों को हम बोलते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका वाले, जापान वाले। और जो ग्लोबल साउथ वाले कंट्रीज़ हैं, ये नॉर्थ हो गए। ग्लोबल साउथ वाले जो कंट्रीज़ हैं, ये अभी भी डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं, डेवलपिंग प्लस लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, ग्लोबल साउथ के। तो बात ये होती है ना कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो नॉर्थ वाले हैं, ग्लोबल नॉर्थ वाले हैं, इनको हेल्प करना चाहिए, तो ये हेल्प करते नहीं है। इसलिए अब बात चल रही है साउथ साउथ कोऑपरेशन की। मतलब ये नॉर्थ वालों के चक्कर में, मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड वालों के चक्कर में नहीं रहो। ये हम लोग को उतना ना क्लाइमेट में मदद करने जा रहे हैं, ना हमारी स्टेटस को ना उतनी अच्छी करने जा रहे हैं। देखो ना, क्लाइमेट फंडिंग कहाँ देता है डेवलप्ड वर्ल्ड? कहाँ यूरोप, कहाँ अमेरिका, ये लोग फंडिंग दे रही है? नहीं देती है। अमेरिका तो विड्रॉ ही कर लिया। इसलिए डेवलपिंग नेशन और इंडिया ये कहता है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन प्रमोट करो। मतलब हम ही लोग जितने डेवलपिंग कंट्रीज है, हम ही लोग अपने सिचुएशन को ठीक करते हैं, इनके भरोसे रहेंगे तो ये हमको भी डुबा देंगे। ठीक, तो साउथ साउथ कोऑपरेशन यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज ही कोऑपरेट करके अपने इशूज को सॉल्व करें, डिपेंडेंसी छोड़े वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड वर्ल्ड पे। ट्रेड को स्ट्रेंथन कर सकता है इंडिया, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकता है थ्रू ब्रिक्स 2026 में। ये सब इंडिया प्रमोट कर सकता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इंडिया प्रमोट कर सकता है जो ग्लोबल चैलेंजेस आज के टाइम पे आ रहे हैं ना। फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया टूटी बिखरी है ना। यहाँ वेस्ट एशिया में बवाल मचा हुआ है, ईरान में क्राइसिस हुआ पड़ा है, सीरिया में गवर्नमेंट गिर गई, नेपाल बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिर गई, अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं, पाकिस्तान की बात ही छोड़ दो, अमेरिका अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, रसिया यूक्रेन वॉर का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो पूरी दुनिया एक तरीके से तबाही के कगार पे है। इजराइल गाजा का वॉर चल ही रहा है, ईरान इजराइल लड़ाई कर ही रहे हैं, वापस से ईरान यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट अभी देखने को मिल ही रहा है। वो बार बार एक ही कहानी आ रही है, ईरान यूएसए का सारा कॉन्फ्लिक्ट तुमको हम पहले से ही करा चुके हैं, कुछ नया होने दो तब हम कराएंगे। अब ईरान में दंगे हो रहे हैं या तुमको हम क्या कराएं? हो जाने दो, फिर सब बता देंगे दंगा काहे हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या सर्कमस्टांसेस था, क्या क्या रिजल्ट आया, सब इकट्ठा एक जगह कराएंगे। तो फिर आगे ना कुछ पीछे देखना होगा ना कुछ आगे देखना होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आज के टाइम पे जो पूरी दुनिया टूटी बिखरी पड़ी है, उस टूटी बिखरी दुनिया के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है इस ग्लोबल चैलेंजेस में, ये इंडिया प्रमोट कर सकता है थ्रू 2026 ब्रिक्स जो इंडिया में होनी है। तो ये इंडिया का रोल है कि 2026 में जो इंडिया में ब्रिक्स की समिट हो रही है, इसमें इंडिया क्या क्या कर सकता है। तो ये सब काम इंडिया को करना होगा। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे या चैलेंजेस आते क्या क्या हैं ब्रिक्स को लेकर? तो ब्रिक्स की अपनी कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट है ही नहीं, कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, ध्यान रखना, जिसके कारण से डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है और प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो जाता है। ठीक, दूसरा, डाइवर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ब्रिक्स के जो मेंबर हैं, देखो मेन ही देखो पहले, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, ये जो मेंबर है ना, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तुमको दिख रहा है। सबसे पहला क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो इंडिया चाइना का आ जाता है। इंडिया चाइना की सहमति बनती है? नहीं। चाइना चाहता है हम ग्लोबल साउथ के लीडर बने, इंडिया चाहता है हम बने ग्लोबल साउथ के लीडर। फिर से इंडिया और चाइना के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं हैं, जैसे कि चाइना सी पैक चलाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चला रहा है ना, जो हमारे पीओ के रीजन से गुजरता है, इसको भी इंडिया अपोज करता है। फिर से चाइना इस वाले रीजन में, इंडिया के इस वाले रीजन में श्रीलंका वाले हम्बनटोटा पोर्ट को कैप्चर कर रखा है चाइना ने। कैप्चर इन द सेंस लीज पे डेब्ट ट्रैप में फंसाकर इसको ले लिए हुआ है और हम्बनटोटा पोर्ट पे अपने नेवल वेसल्स को लेकर आता है, जो कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो इंडिया इसको भी अपोज करता है कि चाइना बार बार इंडियन ओशन में हमारे करीब आ रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है। तो सबसे पहले तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इंडिया चाइना का ही देख लो। तो डाइवर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, भले 11 मेंबर हैं, लेकिन ये 11 एकजुट थोड़ी हैं। सब कोई ये चाह रहा है, कोई ये चाह रहा है, कोई ये चाह रहा है, तो सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। ये दूसरा चैलेंज है।
तीसरा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है और जो अदर मैकेनिज्म है ब्रिक्स का, जो हम यहाँ तुमको दिखाए हैं, ये देखो, ये सब जो है ये अदर मैकेनिज्म है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, ये अभी भी बहुत स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है। देखो, ये स्टिल स्मॉल, बहुत स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है कंपेयर टू मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF। इन सब के मुकाबले ये बहुत अभी छोटा लेवल पे काम कर रहा है, तो इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। ये एक चैलेंज है। और क्या चैलेंज है? एक्सटर्नल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर। अब एक्सटर्नल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर क्या आएगा? जैसे कि देखो, ब्रिक्स कंट्रीज को बार बार जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, मेनली अमेरिका, वार्निंग देता है कि अगर तुम डी डॉलराइजेशन करोगे तो तुम पे हम 100% टैरिफ लगा देंगे। ये दिसंबर 2024 से ही वार्निंग दे रहा है ट्रंप कि अगर डी डॉलराइजेशन की बात की जाएगी तो हम तुम पे 100% टैरिफ लगा देंगे। तो ये सब अलग अलग प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर, अलग अलग ब्रिक्स पे पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर आता है एक्सटर्नल लेवल पे, जो कि फर्दर एक क्राइसिस क्रिएट करता है। क्रिटिसिज्म है, चैलेंज है ब्रिक्स का। फिर से ब्रिक्स के मेंबर्स के बीच ट्रेड अभी भी बहुत कम है। ओवरऑल ब्रिक्स पूरी जीडीपी, मतलब पूरे दुनिया की जीडीपी का 37.3% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन 11 मेंबर जो ब्रिक्स के अंदर हैं, इन 11 मेंबर के अंदर भी तो अच्छा खासा ट्रेड होना चाहिए। ये इससे मिले, ये इससे मिले, ये इससे मिले, लेकिन कोई किसी से मिल नहीं रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं मिल रहा है, ट्रेड बहुत कम है, लो लेवल का ट्रेड चल रहा है, तो इसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। और इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी है। कैसे? देखो, एक तरफ मान लो इंडिया को ही देख लो, चाइना को ही देख लो। चाइना की एक्सपोर्ट वाली इकोनॉमी है, अभी भी हम मेजर इम्पोर्टर बने हुए हैं, इम्पोर्टर हम बने हुए हैं। तो ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी है। चाइना का जीडीपी का डोमिनेंस है, तो चाइना की बात ज़्यादा सुन ली जाती है, तो ये भी एक कंसर्न है, चैलेंजेस हैं। तो ये सब ब्रिक्स के चैलेंजेस हैं। अब सॉल्यूशन बताओ, चैलेंजेस बता दिए तो सॉल्यूशन ये है कि परमानेंट सेक्रेटरीट एस्टेब्लिश करेंगे, ट्रेड को अच्छा करेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रमोट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, डिजिटल, टेक्नोलॉजिकल और हेल्थ कॉपरेशन प्रमोट करेंगे, अलग अलग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर आएंगे जो भी विद इन मेंबर्स चैलेंजेस हैं और जो जो ग्लोबल चैलेंज है उनके लिए। और किसी भी मेंबर की कोई ग्रीवांस है तो उस ग्रीवांस का रीएड्रेसल करेंगे। जैसे इंडिया की ग्रीवांस रहती है कि चाइना ने जो सीपैक बनाया है ये गलत बनाया है, चाइना ये जो बार बार ये हमारे LAC वाले रीजन पे आकर एक्सपैंड करता है, ये गलत कर रहा है। चाइना बार बार इंडियन ओशन में आकर जो इंडिया की सोवरेनिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, ये गलत कर रहा है। तो ये इंडिया के ग्रीवांसेस हैं, तो इस ग्रीवांस का रीएड्रेसल होना चाहिए अमॉन्ग 11 मेंबर्स। इसका सॉल्यूशन निकाले, चाइना को स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ग्रीवांस जो आ रहे हैं इंडिया के या किसी भी मेंबर्स का, तो उसका सॉल्यूशन हमको मिलना चाहिए। तो ये हो गया वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन बना दो कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है 2026 में एज ए hosting country of BRICS to promote its interest and collective common good of global south। तो इंडिया इससे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की, अपनी अपॉर्चुनिटी की स्पेस जो है उसकी जो दावेदारी हम कहते हैं उसमें भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे करके कंक्लूजन बना दो। ये पूरा ब्रिक्स हो गया। अब ब्रिक्स की फाइनल समिट हो जाती है कंक्लूड, तो क्या क्या बोला गया है वो पूरा हम कहानी देख लेंगे। अब ओवरऑल ब्रिक्स से वो कुछ भी पूछेगा तो छूटेगा नहीं कि इंडिया के क्या क्या रोल हैं, ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, वो भी तुमको समझ में आ रहा है कि मेंबर्स के बीच कॉपरेशन हो, डेवलपिंग कंट्रीज कॉपरेट करे, साउथ साउथ कॉपरेशन को ब्रिक्स प्रमोट कर रहा है। 45% पॉपुलेशन, 37% जीडीपी, ब्रिक्स के अलग अलग इनिशिएटिव चल रहे हैं। अब इसमें इंडिया का क्या रोल हो जाएगा? तो इंडिया का ये रोल हो जाएगा। चैलेंजेस क्या क्या आएंगे? ये हो जाएगा। और वे फॉरवर्ड क्या आएंगे? वो वे फॉरवर्ड ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब ये तो एक डायमेंशन हुआ, ब्रिक्स के मल्टीपल डायमेंशन हम पहले कर चुके हैं। अभी करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं ना, 2 दिन बाद संडे है ना, फिर देखना करंट अफेयर में तुमको ब्रिक्स कितनी बार देखने को मिलता है। करंट अफेयर में तुमको SCO, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कितनी बार देखने को मिलता है बताना। क्वाड तुमको कितनी बार देखने को मिलता है बताना। ये सब मल्टीपल टाइम तुमको हम कराए हुए हैं करंट अफेयर में। अभी संडे के संडे जो रिवीजन करेंगे वो होता जाएगा। और देखो पॉलिटी कितनी तेजी से हम कवर कर रहे हैं, 10 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है 5-6 दिन में। तो जैसे जैसे हमारा रिवीजन कंप्लीट होता जाएगा हमारे पास दिन एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे करंट अफेयर के लिए। तो सिर्फ संडे नहीं, सैटरडे, फ्राइडे ये सब भी को भी हम करंट अफेयर शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा मेजर सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब का बर्डन कम गया रहेगा। ठीक है, ये वे फॉरवर्ड हो गया। दूसरा टॉपिक देखो, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स।
ये अभी लॉन्च किया जाएगा 19 जनवरी 2026 को, अभी तक किया नहीं है। कौन लॉन्च करेगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन लॉन्च करेगा, और अकेले लॉन्च नहीं करेगा, कोलैबोरेशन में लॉन्च करेगा। किसके साथ? JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंडिया की जो है ना, उसके साथ। फिर से IIM मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो मुंबई की है, वो भी इसके साथ रहेगा, और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। तो ये WIF इन तीनों के साथ मिलकर इसको लॉन्च करेगा, ठीक। और ये है क्या? इट इज़ इंडियाज फर्स्ट ग्लोबली एंकर्ड इंडेक्स। ये इंडिया का पहला ग्लोबली एंकर्ड इंडेक्स है, जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये मेज़र करेगा, क्या मेज़र करेगा? नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। देखो आज के डेट में हम एक देश की जिम्मेदारी को, नेशन की जिम्मेदारी को बस ये समझ लेते हैं कि मिलिट्री पावर कितनी अच्छी है देश की, और देश की कमाई, इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है। तो इस दोनों चीज़ के लिए तो अलग अलग इंडिकेटर हैं, हम GDP देख रहे हैं, अलग अलग इंडेक्स आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा भी तो एक देश की कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को देखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स लाया गया है कि कौन नेशन कितना रिस्पॉन्सिबल है। टू मेजर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश की जिम्मेदारियों को मेजर करने के लिए लाया है, और वो जिम्मेदारी बियॉन्ड है, किसके बियॉन्ड है? इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के। क्योंकि इकोनॉमी और मिलिट्री पावर तो मल्टीपल टाइम देखते हैं कि US की नेवी ये कर रही है, चाइना की नेवी ये कर रही है, US का GDP इतना गया, भारत चौथे नंबर का अर्थव्यवस्था बन गया। तो इकोनॉमी और मिलिट्री तो हम बार बार अलग अलग इंडेक्स से देखते हैं, लेकिन एक देश की और जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं देखते हैं। तो उसके लिए ये इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा 19 जनवरी 2026 को। कौन कौन लॉन्च करेगा वो तुमको बता दिए। WIF लॉन्च करेगा, JNU, IIM मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के साथ। अब आगे देखो इसका एम क्या होगा। एम यही होगा कि एसेस हाउ रिस्पॉन्सिबली नेशन गवर्न्स देयर पीपल, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी। अब इसका एम यही होगा कि एक नेशन जो है वो अपने लोगों को गवर्न कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, एनवायरनमेंट को कितने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, और ग्लोबल स्टेबिलिटी में, पर मतलब पूरे दुनिया के पीस में, स्टेबिलिटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये इसका मकसद है। और देखो पर्पस इसका इंडेक्स का, तो इसको मूव करना है, मूव बियॉन्ड GDP, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इन सब के आगे देखना है। ये सब तो अलग अलग देखता है, GDP के लिए हम अलग अलग इंडिकेटर देखते हैं, मिलिट्री के लेवल के लिए अलग अलग हम देखते रहते हैं कि कौन से देश की मिलिट्री कितनी अच्छी है, कि कौन सा देश कितना अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, ये सब तो हम देखते रहते हैं। तो हमको इससे आगे बढ़ के एक देश की जिम्मेदारी और क्या क्या है, वो ये है कि लोगों को कितना अच्छा गवर्न कर रहा है, एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, और ग्लोबल स्टेबिलिटी में वो देश कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस लेवल पे ये इंडेक्स बेस्ड होगा। नाम से ये है ना, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। अब इसका फोकस क्या होगा, देखेगा क्या क्या? तो इथिकल गवर्नेंस देखेगा, सोशल वेलबींग देखेगा, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी देखेगा। तो हम GS3 में गवर्नेंस का जो आंसर आएगा उसमें भी ये चीज़ लिखेंगे, इस इंडेक्स का एग्जाम्पल देंगे जिसको इंडिया एंकर कर रहा है। गवर्नेंस में भी हमारा ये एग्जाम्पल बनेगा, और इथिक्स में भी हमारा एग्जाम्पल बनेगा, GS4 में भी, ठीक। अब इसमें 154 कंट्रीज़ को हम एसेस करेंगे और उसके बाद रैंकिंग निकालेंगे। अब इस इंडेक्स का कोर डायमेंशन देखो क्या क्या होगा। 3 डायमेंशन के बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया जाएगा। ये 3 डायमेंशन ये है। एक तो इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या देखेंगे कि वहाँ के लोग कितने डिग्निटी के साथ रह रहे हैं, उस देश में जस्टिस कितना है, उस देश में लोगों का वेलबींग कितना है, ये हम इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखेंगे। इन्वायरमेंट में वही देखेंगे कि कितना सस्टेनेबिलिटी के साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को कितना टैकल कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखेंगे। और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखेंगे कि एक देश ग्लोबल पीस को कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरनेशनल कॉपरेशन को कितना अच्छा से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इन सब को देखने के बाद रैंकिंग करेंगे 154 कंट्रीज़ की, जिसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। ये लॉन्च होगा 19 जनवरी 2026 से। तो ये थी हमारी इसकी कहानी। अब अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है हमारा ये मिनरल डिप्लोमेसी। ये भी रिपीटेड टॉपिक है यार, ये तो 2024 से ही रिपीट में चल रहा है। ये इंडिया की मिनरल डिप्लोमेसी क्या है। देखो आज के टाइम पे क्रिटिकल मिनरल्स जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गए हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, आज के टाइम पे मोबाइल्स आ गए हैं, आज के टाइम पे लैपटॉप्स आ गए हैं, आज के टाइम पे AI आ गए हैं, फिर से अलग अलग सुपर कंप्यूटर आ गए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और जितने भी डिजिटल तुमको रिवॉल्यूशन दिख रहा है सब में क्रिटिकल मिनरल चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर्स,
लिथियम कहाँ से लाओगे? लिथियम नहीं लाओगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी कहाँ से बनाओगे? सेमीकंडक्टर नहीं लाओगे तो मोबाइल और लैपटॉप और एआई के डाटा सेंसर्स कहाँ से बनाओगे? सेमीकंडक्टर नहीं लाओगे तो स्पेस में सुपर कंप्यूटर में जो तुम चिप्स और रडार्स बना रहे हो उसमें चिप्स कहाँ से डालोगे? तो ये ओवरऑल आज के डेट की जो इकोनॉमी है वो पूरी क्रिटिकल मिनरल्स पे ही बेस्ड है। तो और उस क्रिटिकल मिनरल्स का 85% प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। चाइना कर रहा है। तो ये चाइना की डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल में, इसीलिए तो चाइना को कोई आज काउंटर नहीं कर पा रहा है। अमेरिका सरेंडर करता है उसके सामने। तो इंडिया की मिलिट्री मिनरल डिप्लोमेसी देखो, तो मिनरल डिप्लोमेसी इंडिया की सीधी डेफिनेशन इसका अगर हम देखें तो यही है कि सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल्स को हमको सिक्योर करना है फॉर इट्स ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारी इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए हमको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, क्योंकि बिना क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के हम क्लाइमेट चेंज को टैकल नहीं कर पाएंगे। और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हमको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे जाना होगा। रिन्यूएबल सोर्सेस क्या है? सोलर। अब सोलर के लिए सोलर पैनल चाहिए, और इस सोलर पैनल में हमको चाहिए सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर के चिप्स लगेंगे तभी ये चार्ज होगा। अब चार्ज होगा तो इसको स्टोर करने के लिए बैटरी चाहिए, इस बैटरी में हमको चाहिए लिथियम, जो कि है क्रिटिकल मिनरल्स। तो हर चीज में क्रिटिकल मिनरल्स का आज के डेट में एप्लीकेशन आ गया है। तो ये इतनी जरूरी चीज हो गई है कि इंडिया के मिनरल डिप्लोमेसी का एक हिस्सा बन गया है। तो इंडिया ने अलग अलग क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि इंडिया लेकर आया है NCMM, ये M है, ठीक है, डबल M है यहाँ पे, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसको 2025 में इंडिया ने अभी लॉन्च किया है। इसको हम डिटेल में किए थे शुरुआत में जब लॉन्च हुआ था। तो इसका एम क्या है? एम टू सिक्योर सप्लाई चेन को सिक्योर करना, इंपोर्ट को कम करना और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना, ये इसका एम है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक। और देखो इंडिया ने एक और चीज लॉन्च किया है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये पहले से लॉन्च किया है। इसको हम शॉर्ट में काबिल कहते हैं, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में काबिल कहते हैं। ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, मतलब ये गवर्नमेंट की एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जो कि बाहर जाएगी, विदेश, देखो विदेश है ना, तो विदेश में जाएगी, ओवरसीज बाहर जाएगी और वहां पे मिनरल एक्सप्लोरेशन करेगी और वहां पे एक्विजिशन करेगी मिनरल्स का। और इसमें पार्टनरशिप कंट्री कौन कौन होंगे? अर्जेंटीना, चिले और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 देशों के साथ इंडिया की एक कंपनी है, स्टेट ओन्ड कंपनी है। देखो नाम में ही है खनिज मतलब मिनरल्स को बोलते हैं। मिनरल्स का हिंदी होता है खनिज। और विदेश जाना है, विदेश मतलब फॉरेन, बाहर जाना है, ओवरसीज जाना है। और इंडिया लिमिटेड मतलब इंडिया की कंपनी है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड मतलब मिनरल हमको निकालना है विदेश जाकर, और ये कंपनी जो निकालेगी वो इंडिया लिमिटेड इंडिया कंपनी है, इसीलिए इसको हम पूरा काबिल बोलते हैं। तो ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जो कि बाहर जाएगी, ओवरसीज मिनरल एक्सप्लोरेशन करेगी, एक्विजिशन करेगी। और किसके पार्टनरशिप में करेगी? अर्जेंटीना, चिले, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के साथ पार्टनरशिप में हम अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसको निकालेंगे। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये भी इंडिया ने शुरू किया है। तो सॉरी ये इंडिया ने शुरू नहीं किया है, इसको इंडिया ने ज्वाइन किया है। ये यूएस लेड इनिशिएटिव है, यूएस का इनिशिएटिव है। इंडिया ने इसको 2023 में ज्वाइन किया था ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए स्ट्रॉन्ग किया जा सके, चाइना पर से डिपेंडेंसी कम की जा सके। ठीक, एक पैक्स सिलिका कराए हैं अभी, पैक्स सिलिका अभी हाल फिलहाल में कल ही परसों कराए हैं। ये भी क्रिटिकल मिनरल से रिगार्डिंग है, लेकिन अभी इंडिया इसमें शामिल नहीं है। इंडिया हो सकता है बाद में ज्वाइन करे, लेकिन पैक्स सिलिका में अभी इंडिया मेंबर नहीं है, इसलिए इसके की इनिशिएटिव में नहीं लिखे हैं। अब कुछ इंडिया के बाइलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं। बाइलैटरल एग्रीमेंट्स इंडिया में देखो मतलब दो देशों के बीच एग्रीमेंट्स, बाइलैटरल मतलब दो देशों के बीच इंडिया के कुछ एग्रीमेंट्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या एग्रीमेंट है? देखो इंडिया हैज आइडेंटिफाई किया है, क्या किया है? 5 लिथियम एंड कोबाल्ट प्रोजेक्ट फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अंडर इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सीएम को चीफ मिनिस्टर मत समझना, ये क्रिटिकल मिनरल है। ठीक, तो इंडिया ने ऑलरेडी 5 लिथियम और कोबाल्ट के प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर रखा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में, और वो लोग करेंगे और दोनों साथ में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। फिर इंडिया का कोलैबोरेशन अफ्रीका के साथ, देखो इंडिया का एंगेजमेंट है नामीबिया के साथ, जाम्बिया के साथ और अलग अलग अफ्रीकन नेशन के साथ, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स को एक्वायर किया जा सके, एक्सप्लोर किया जा सके। इंडिया का यूएस के साथ भी अलग अलग एमओयू साइन हुआ है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है।
किस पे अंडरस्टैंडिंग वाला मेमोरेंडम साइन हुआ है? क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन पे, और ये 2024 में हुआ था, जिसका एम ये है कि चाइना पर से डिपेंडेंसी हमको कम करनी है, क्योंकि पूरे दुनिया का 85% प्रोसेसिंग, मोर देन 85% प्रोसेसिंग वर्ल्ड का चाइना कर रहा है। ठीक, तो इसके डोमिनेंस को कम करना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, चाइना जब चाहेगा क्या कर देगा। एक टर्म है बहुत अच्छा, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, इसका मतलब है भैया क्रिटिकल मिनरल तभी देंगे जब ये बात मानोगे मेरा। तो एक सप्लाई चेन को वेपन बनाकर इस्तेमाल करने को हम कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। ठीक, हम कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, उसी तरीके से है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन कि भैया क्रिटिकल मिनरल चाहिए तो ये बात मानो। अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के डिप्लोमेसी में इंडिया को? तो इंडिया डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा, चाइना से कंपटीशन है, इंडिया के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी स्किल नहीं है, ये बस सबसे बड़ी समस्या। इन्वेस्टमेंट की भी दिक्कत होती है इंडिया में, ये सब चैलेंजेस है। हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसको एक्सप्लोर कर सके, मतलब एक्सप्लोर, हमको पता भी चल गया है ना कि यहाँ पे लिथियम है, तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम इसको निकाल पाए अभी। ठीक, तो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी भी कम है हमारे पास, तो ये चैलेंजेस है। अब सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन क्या करना होगा? सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट मत रहो। ठीक, डोमेस्टिक प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे फोकस करो कि किसी भी देश से कुछ ले रहे हैं तो टेक्नोलॉजी वो हमको दे, फिर से सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करो, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली माइनिंग हो, इन्वायरमेंट खराब ना हो, और स्किल और टेक्नोलॉजी को मजबूत करो अपने इंडिया में। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आज का करंट अफेयर समाप्त। तो आज 3 ही टॉपिक थे, बाकी एक टॉपिक था स्किल पे, स्किल एंड ट्रेनिंग पे। स्किल ट्रेनिंग पे हम मल्टीपल टाइम कर चुके हैं कि इंडिया को विकसित भारत बनना है तो स्किल ट्रेनिंग करना होगा। बाकी ब्रिक्स तुमको हम अच्छे से डिटेल में करा दिए, ये देखो ब्रिक्स पूरा करा दिया ना, ब्रिक्स पूरा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेंस पर्सपेक्टिव, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स करा दिए, जिसका एग्जाम्पल एथिक्स गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, और इंडिया की मिनरल डिप्लोमेसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन जाएगा मेंस में, बहुत मतलब पोटेंशियल है, आया भी हुआ है मेंस में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। प्रीलिम्स में देखो यार, 2-2 सवाल वो क्रिटिकल मिनरल से पूछे हुआ है 2025 में, और वो क्रिटिकल मिनरल्स 2024 में इतनी बार न्यूज़ में आया है कि क्रिटिकल मिनरल्स का एक भी डायमेंशन ऐसा नहीं था इस बार के प्रीलिम्स में जो हिंदू के बाहर था, नोट्स के बाहर था। हम सही बता रहे हैं, इतनी बार आया है करंट अफेयर में। तो ये पूरी आज की कहानी थी। आज लेट हो गया थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, एक दिन हुआ है ना, कल से फिर अपन रेगुलर रहेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर, अपलोड कर दे रहे हैं वीडियो।